उत्तराखंड और आपदा दोनों का रिश्ता बहुत पुराना है, सदियों पुराना। उत्तराखंड में मानसून की दस्तक के साथ ही आम जनता की परेशानियां भी बढ़ने लगी हैं। भारी बारिश के चलते राज्य में आपदा के हालात सरकार के लिए चिंता का सबब बने हुए हैं। बात अगर राज्य की करें तो भारी बारिश के चलते दर्जनों सड़कें टूट चुकी हैं, कई गांव का संपर्क मुख्यालय से कट चुका है। सरकार ने भी अब कमर कसने का जिक्र किया है। प्रशासनिक इकाइयां जो है वहां की, उसे अलर्ट मोड पर लाया है। उत्तराखंड में मानसून की दस्तक के साथ ही आसमान से बरस रही है आफत की बारिश, मुश्किलें पैदा कर रही है। राज्य में मानसून की दस्तक के साथ ही हर साल यह तय होता है कि ऐसी स्थिति पैदा होगी, क्योंकि बारिश के चलते आपदा जगह जगह मुंह बाहे खड़ी है। और ऐसे में कोई बड़ी घटना ना घटे, इसके लिए सरकार तैयार होने का दावा कर रही है। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? विपक्ष आरोप लगा रहा है कि ऐसा हरगिज नहीं है। ग्राउंड जीरो की असली हकीकत क्या है, पहले रिपोर्ट देखिए और फिर सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। हमारे साथ मेहमान भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बन गए हैं, लेकिन पहले इस रिपोर्ट पर गौर फरमाएं। और चिंतित भी। आपदा के संबंध में सरकार कतई भी गंभीर नहीं है। आप देखिए, लगातार बारिश हो रही है और तमाम सड़कें बंद पड़ी हैं पूरे प्रदेश के। चार धाम यात्रा रूट बंद पड़ा है और जो ग्रामीण क्षेत्र की सड़कें हैं, लगभग 200 सड़कें बंद पड़ी हैं सरकार की लापरवाही के कारण। अगर सरकार ईमानदार होती, सरकार गंभीर होती, तो मैं समझता हूँ इतनी सड़कें बंद न रहती। सरकारी आंकड़ा ही खुद 150 सड़कों का आ रहा है, चाहे वो कुमाऊं की सड़कें, चाहे गढ़वाल मंडल की सड़कें हैं। कहीं कोई ध्यान ही नहीं है इनका। ये तो गाल बजाने में माहिर हैं और कह देंगे सब कुछ है। सरकारी आंकड़ा स्वयं कह रहा है 150 सड़कें बंद हैं, और मैं कह रहा हूँ 200 से ज़्यादा सड़कें बंद पड़ी हैं। ये कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं, मुझे लगता है मस्खरी करने की इनको आदत हो रखी है, तो मस्खरी वाले बयान दे रहे हैं। इनको ये नहीं पता है कि ये किस क्षेत्र को बिलोंग करते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों की भौगोलिक परिस्थितियों के बारे में क्या इनको अज्ञानता हद से ज़्यादा कूट कूट कर भरी हुई है क्या इनके अंदर, कि इनको ये नहीं पता है कि उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति और परिस्थिति अलग तरीके की है। जब बरसात आती है तो यहाँ पर भूस्खलन वगैरह की चीज़ों का सामना करना पड़ता है, और उस भूस्खलन को रोकने कि जहाँ तक बात है तो उसी के लिए ऑल वेदर रोड वगैरह जैसी चीज़ें लागू की गई हैं यहाँ पर, और उसका निर्माण कार्य भी बहुत तेज़ी के साथ शुरू हो रहा है। कर्णप्रयाग रेलवे प्रोजेक्ट ले लीजिए, चाहे केदारनाथ का पुनर्निर्माण का कार्य ले लीजिए, और भी कई कार्य उत्तराखंड में हो रहे हैं लगातार और काफ़ी तेज़ी के साथ हो रहे हैं। तो ये उत्तराखंड में जितने भी कार्य हो रहे हैं, शायद इनको ये दिखाई नहीं दे रहा है। उत्तराखंड आपदाओं के लिहाज से बहुत संवेदनशील है। ऐसे में यहाँ पर भूकंप के साथ साथ मानसून का सीजन आम और खास दोनों के लिए चिंता का सबब रहता है। ऐसे में जरूरत है कि सरकार मानसून सीजन में राहत और बचाव कार्य के लिए अधिकारी और कर्मचारियों की जिम्मेदारी तय करे, जिससे जनता की मुश्किलें कम हो सके। अभय कैंतुरा, इंडिया वॉइस,
देहरादून। तो मानसून की पीड़ा से गुजर रहा है उत्तराखंड। हर साल कमोवेश यही स्थिति पैदा होती है, लेकिन हालात क्यों नहीं सुधरते? आखिरकार आपदा प्रबंधन को लेकर यह तैयारियां पहले से क्यों नहीं होती हैं? सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें, आज हमारे साथ इस चर्चा में जो मेहमान शामिल हो रहे हैं, तीनों मेहमान आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं। राजेश मिश्र जी, देवेंद्र भसीन साहब और गरिमा दसोनी, आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी से। और परिचय मैंने आपको सबका दे दिया। इस वक्त सबसे स्मार्ट सिटी देहरादून से देवेंद्र भसीन साहब हमारे साथ इस वक्त लाइव हैं। भसीन साहब, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक है सर, स्मार्ट सिटी मैंने गलत तो नहीं कहा सर? हाँ, बिल्कुल स्मार्ट सिटी बनने की तरफ बढ़ रहा है तेजी से। तो स्मार्ट सिटी देहरादून के सर क्या हाल है मौसम में? देखिए, स्मार्ट सिटी जो इस समय स्थिति है हाँ। वो अगले 1 वर्ष के अंदर अपने पूर्ण पर आ जाएगा। और जो सड़कें चौड़ी हो रही हैं और तारों को हटाने का काम चल रहा है, और ड्रेनेज सिस्टम जो हमेशा एक पुरानी समस्या रहा है, तो उसके समाधान के लिए स्थानीय स्थान पर सर सुनने में आया इस बार स्मार्ट सिटी में वो सड़कें भी पानी में लबालब हो गई जो आज तक नहीं हुई थी। क्या ये सच है? देखिए, पहली बात तो ये है कि अगर सड़क किनारे काम हो रहा है, हाँ। नाली बनाने के लिए, ड्रेनेज बनाने के लिए कुछ खुदाई हुई है, हाँ। तो निश्चित तौर पर उसमें दिक्कत आना स्वाभाविक है। लेकिन ये सोचना कि अब ये स्थितियां बहुत इस रूप में खराब है कि उन सड़कों पर भी लबालब पानी भर गया है, तो जो काम चल रहा है आज भी, आप भी मानेंगे, सड़क किनारे अगर हम ड्रेनेज बना रहे हैं, बड़ी बड़ी फुटपाथ बना रहे हैं या डक करने के लिए हम उसके स्थान बना रहे हैं, तो सड़क किनारे काम भी होगा। सर, एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी, जो गड्ढे हो रहे हैं ठीक है, लेकिन उन गड्ढों को भरने का काम भी साथ के साथ हो जाए तो लोगों की जान भी बचे। नहीं, बिल्कुल, पिछले करीब 2-3 महीने से काम बहुत तेजी से चला है। नहीं, 2-3 महीनों से नहीं सर, मैं तो कम से कम 15 सालों से देख रहा हूं। जब चमोली जी मेयर होते थे तब ये स्मार्ट सिटी का विजन कभी उन्होंने भी दिखाया था कि हमारे पास स्मार्ट सिटी है या बनाएंगे हम। देखिए, नगर पालिका तो और उसके बाद नगर निगम जो बना, हाँ। उस समय तो जो वर्तमान प्रोजेक्ट चल रहा है वो नहीं थे। अब जो वर्तमान प्रोजेक्ट स्मार्ट सिटी का चल रहा है, हाँ। और देश के कई जिलों में चल रहा है, कई महानगरों में चल रहा है, उसके क्रम में जो काम चल रहे हैं इस समय, उसका मैंने आपके सामने जिक्र किया। नहीं भसीन साहब, विषय ये है कि आपदा हर साल आती है जी, और लोग कहते हैं बताकर नहीं आती, लेकिन बताकर आती है उत्तराखंड में कि मैं इतने समय से इतने समय तक ये स्थिति बनी रहेगी। मैं गलत तो नहीं कह रहा? तो उसके लिए हम पहले से होमवर्क क्यों नहीं करते हैं? देखिए, 2 बातें तिलक जी। हाँ। एक बात तो ये कि कुछ ऐसी आपदाएं हैं जिनको रोका नहीं जा सकता। मान लीजिए भूकंप की स्थिति बन जाती है, हाँ। तो भूकंप को कोई नहीं रोक सकता। ठीक। इसी प्रकार से कहीं क्लाउड बस्टिंग का मसला उठता है, अतिवृष्टि होती है, तो उसको कोई नहीं रोक सकता, वो होगा। हाँ। सवाल ये है कि मानव के द्वारा या हमारी सरकारों के द्वारा जो इंटरवेंशन किया गया, व्यवस्था की गई, वो कैसी है? अगर हम पहले की स्थितियों को देखेंगे और आज की स्थिति को देखेंगे तो बहुत कुछ परिवर्तन हुआ है। अभी जैसे हमारी प्रवक्ता ही कह रही थी कि आपने ऑल वेदर रोड बन रही है, इसी प्रकार से जो है अगर आप देखेंगे तो पहले BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, इतना सक्रिय नहीं था, लेकिन वर्तमान में हर स्थान पर उनकी GST भी लगी है। गरिमा जी, एक मिनट सर। गरिमा जी, आपने सुना भसीन साहब कह रहे हैं कि अगर रोड बनेगी तो रोड तो खुदेगी भी, और ऑल वेदर रोड भी तो बन रही है। आप लोगों को यह क्यों नहीं दिखाई दे रहा कि पहले से ज्यादा सरकार गंभीर है? सवाल ये उठता है तिलक जी कि आखिर कब तक इंतजार रहेगा? क्योंकि 2014 में कहा गया था, जब प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग थे मोदी जी की 100 स्मार्ट सिटीज दी जाएंगी देश के। अब 14 से हम 24 में पहुंचने वाले हैं। 1650 करोड़ रुपया खर्च हो गया स्मार्ट सिटी का, और स्मार्ट सिटी का सर्वे नजर नहीं आ रहा है। कोई एक चीज तो बताएं भूखेंगे जी, क्या स्ट्रीट लाइट्स लग गई, क्या नाले साफ हो गए, क्या सड़कें बन गई? आखिर स्मार्ट सिटी शुरू कहाँ पर हो रही है और खत्म कहाँ पर हो रही है? यानी कि अगर ये कहते हैं कि 25% काम हो गया, 40% काम हो गया, तो वो काम कहाँ पर हुआ है? हम जाके देख लेंगे। यानी कि काम होता हुआ तो देखिए, जगह जगह बोर्ड जरूर दिखेंगे, हमारे नगर निगम के महापौर के चेहरा चमकाते हुए बोर्ड लगे हुए, स्मार्ट सिटी देहरादून में आपका स्वागत है। मखौल उड़ा रहे हैं जनता का, स्वयं का। जो यहाँ पर्यटक आते हैं वो उसको देखते होंगे कि स्वच्छ सर्वेक्षण में देहरादून का इतना नंबर, ये बोर्ड लगे हुए जगह जगह। और जहाँ तक ऑल वेदर रोड की बात कही, तो मैं लिंक भेज दूंगी भसीन साहब को भी और अनी पाठक जी को भी और आपको भी,
कि एक राष्ट्रीय चैनल ने कल लगातार चलाया कि भैया जो बद्रीनाथ केदारनाथ जाने की सोच रहे हो तो 2 बार 10 बार सोच लो, क्योंकि बहुत बुरा हाल है। तो कौन सी ऑल वेदर रोड? ऑल वेदर रोड हमने तभी कहा था कि ऑल वेदर रोड वो होती है जो कभी बंद न हो, लेकिन यहाँ तो बद्रीनाथ हाईवे आए दिन बंद है। यहाँ हिमस्खलन भी हो रहा है, यहाँ भूस्खलन भी हो रहा है, यहाँ सड़कों में गड्ढे भी हो रहे हैं। तो कौन सी ऑल वेदर रोड की बात कर रहे हैं देवेंद्र फडणवीस जी? और ये स्मार्ट सिटी का काम, चलो कांग्रेस की सरकारों में कोई योजना 5 वर्षीय योजना होती थी, इनकी तो 10 वर्षीय योजना हो गई, लेकिन स्मार्ट सिटी अस्तित्व में लेकिन नहीं है। मसीन साहब कह रहे हैं आपदाएं बताकर थोड़ी ना आती हैं। आपने जो $1 मिलियन क्वेश्चन पूछा शुरू में कि ये तैयारियां अब क्यों, क्योंकि किसी भी सीजन के आने से पहले प्री सीजन उसकी तैयारी शुरू की जाती है। आपदा से पहले यानी कि मार्च अप्रैल में जो करना था वो आप जुलाई में कर रहे हैं। वसीम साहब, प्रशासनिक इकाइयों को आप मुस्तैद अब कर रहे हैं जब सर पर बारिश पड़ गई, ओले पड़ गए। तो कहने का मतलब है कि मेन सड़कों को आपने पैचवर्क कर भी गए हैं। आप तो लिंक रोड का तो बहुत बुरा हाल है, अंदर जनता तो लिंक रोड में रहती है, मेन रोड में कितनी जनता अफोर्ड कर पाती है? हम तो आपका घुटनों तक पानी है, छाती तक पानी है, आपने नाक इशारा तक किया पानी है कुछ जिलों में। तो लेकिन ये नहीं मैं स्कूटर में पूरे पहले इनको रोक के दिखा दीजिए, तो घूमने निकली तो देखा एक मिनट गरिमा जी जवाब ले लीजिए। आपने सवाल किया वसीम साहब से। तिलक जी मैं खत्म कर रही हूँ। बोलते रहेंगे क्योंकि ये कांग्रेस की आदत है कि सच सुनने की इनको बिल्कुल भी सहन नहीं होता। कांग्रेस ने अपने समय में तो प्रदेश का बेड़ा गर्क किया। अब मैं जब सवाल इनसे करूंगा तो ये अभी से परेशान है, आपकी बात को भी नहीं सुन रही है और जनता की बातों की क्या सुनती होंगी ये लोग। तो कांग्रेस नेताओं की प्रवृत्ति हो गई है कि सुनो मत किसी की, एक तरफा बोलते रहो, नरगर बोलते रहो, भ्रम पैदा करते रहो। गरिमा जी मेरा नंबर है, मुझे बोलने दीजिए, मुझे बोलने दीजिए। पहली बात तो ये है कि बोलने तो दीजिए गरिमा जी, अरे बोलने दीजिए, कृपया करके बोलने दीजिए। आपका नंबर जा चुका, आप कृपया डिबेट की गरिमा तो रख लीजिए। अगर आपने नाम की गरिमा भी रखी है और डिबेट की गरिमा भी रखी है, अब बोले जा रहे हैं फालतू में। तिलक जी ने शांत कराइए तभी डिबेट हो पाएगी। एक मिनट गरिमा जी, आपने सवाल उठाया, जवाब ले लीजिए ना वसीम साहब का। एक मिनट राजेश जी के पास भी जाना, बहुत देर से वेट कर रहे हैं। प्लीज वसीम साहब। देखिए आपने मुझसे कहा रुक जाओ, मैं तत्काल रुक गया। आपने 10 बार कहेंगे नहीं रुकेंगे, अब रुकी मुश्किल से। तो तिलक जी मैं ये कह रहा था कि कांग्रेस के समय में जो स्थितियां रही वो हम जानते हैं। कांग्रेस ने अपने समय में कमीशन खोरी के अलावा कुछ नहीं किया। PWD विभाग इनका सबसे अधिक कमीशन खोर विभाग हुआ करता था और कौन चलाते थे ये हम जानते हैं। अब मैं अपनी बात से नाम लीजिए ना सर। हाँ चलिए नाम ले लेंगे। और नहीं नाम लेकर बोलिए ना कौन चलाता था। नहीं ठीक है, नहीं फिर आपदा की बात आएगी तो बहुत दूर तक जाएगी वसीम साहब। बिल्कुल बिल्कुल एक जानी चाहिए, मुख्यमंत्री थे। देखिए बात तो खुलनी चाहिए। आपके पूर्व मुख्यमंत्री कह रहे हैं उत्तराखंड के अंदर वो करप्शन खुलना ही चाहिए। कोई भी हो तो कहता हूँ तिलक जी, मेरा स्टैंड बहुत साफ है। करप्शन किसी ने भी किया हो खुलना ही चाहिए। नहीं सर, अगर करप्शन किसी ने भी किया खुलना चाहिए तो फिर वो जो परेड ग्राउंड में देश के प्रधानमंत्री ने स्कूटर के नंबर गिनवाए थे तो वो सबके सामने खुलने चाहिए। हाँ खुले ना सबके। हाँ तो सर खोलिए ना, किसने मना किया सर? सबके घोटाले का जिक्र तो तब भी आपने किया था, आपदा में घोटाले का ही था ना। एक मिनट राजेश भाई, अब ये एक मिनट सर, समस्या के समाधान की तरफ बढ़ेंगे। एक मिनट राजेश भाई, एक मिनट बेची, ये एक मिनट वसीम साहब, मैं रुक जाता हूँ। लेकिन मैं जो गरिमा जी ने कहा और जो उन्होंने भ्रमात्मक बात उसका उत्तर जरूर देना चाहूंगा जी। राजेश भाई, क्या वाकई हालात इतने खराब हैं या फिर उत्तराखंड के भीतर ऐसी आपदाओं को लेकर लोगों में जीने की आदत हो गई है कि पता है कि भाई ये तो सब कुछ भगवान भरोसे है? इसमें मैं ये कहना चाहता हूँ, अभी हमारे साथी बीजेपी के प्रवक्ता डॉक्टर साहब ने बात कही, ऑल वेदर रोड की इन्होंने बात करी है। एक ऑल वेदर रोड इनकी चंपावत से जो टनकपुर होते हुए पिथौरागढ़ तक जारी है। अगर मैं उस सड़क की आपसे बात करूं तो रोजाना उसमें दर्जनों जो वाहन है वो रोज एक्सीडेंट की भेंट चढ़ रहे हैं। कई लोगों की जान जा रही है और रोज वो सड़क बंद रहती है। बड़ी हैरानी की बात है कि ये कौन से ऑल वेदर रोड की और इतनी बात कर रहे हैं। दूसरा एक ताजा मामला मैं आपको बता देता हूं। अभी जिस जिले से हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी आते हैं, पुष्कर धामी जी, वहां के जो जिला पंचायत अध्यक्षा हैं उनके पतिदेव ने परसों वहां के जो इंजीनियर हैं PWD के, उनके घर पे जाके पिटाई कर दी। उनको घर से उठा के अगवा करने का काम कर दिया। FIR दर्ज हुई है उस मामले पे। और आज प्रदेश के अंदर सभी PWD इंजीनियर जो हैं उन्होंने प्रदेश व्यापी
आज एक आंदोलन किया अरेस्ट के लिए। ये घमंड में कितने चूर है। जिन पीडब्ल्यूडी वालों की हमको सहायता चाहिए अभी आपदा के समय में, उनको पीटने का काम किया जा रहा है। उनको जबरदस्ती, जब वो उनकी बनाई हुई सड़कों पे जब वो ये कहते हैं कि इस सड़क में ये कमी है, इसको आप ठीक कीजिए, तो आप पीटने का काम कर रहे हैं उनको। एक तरफ इनके कैबिनेट मिनिस्टर सड़कों पे लोगों को पीट रहे हैं, दूसरी तरफ इनके जिला पंचायत अध्यक्ष है, उनके पति घर पे जाके एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स को पीट रहे हैं। कैसा दुस्साहस इनका हो रहा है कि प्रदेश में ये जो अच्छे कर्मचारी हैं, जो इनके कमियां निकाल रहे हैं, उनको पीटने का काम कर रहे हैं। ये अभी आपदा की बात कर रहे थे, मैं सितंबर 17, 18, 19 तारीख 2021 की बात कर रहा हूं आपको। वहां पे हमारे आदर्श जिला बनाने का जो बेड़ा हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने लिया है, वहां पे सैकड़ों सड़कें ऐसी हैं जो आज भी आधी आधी सड़कें टूट चुकी हैं। और जब डीएम साहब के पास जब ज्ञापन लेकर जाते हैं तो वो कहते हैं बजट तो आया है, लेकिन ये काम नहीं कर रहे हैं ये लोग। 3-3 साल से, जब 2021 में आई आपदा की सड़कों को ये नहीं बना पाए अभी तक, तो 2000। अच्छा राजेश भाई, ये जो हालात है मानसून के भीतर उत्तराखंड में, ये धामी सरकार के बाद हुए या धामी सरकार से पहले भी थे? सर देखिए, आपदा एक अनप्रेडिक्टेबल चीज है कि किस जगह पे, किस जिले में, किस विधानसभा में, किस ब्लॉक में कितनी होगी है किसी को नहीं पता होता। हाँ। और ऐसा नहीं है कि 2013 के जो हमने केदारनाथ में जो इतनी भयंकर आपदा आई, वहां के बारे में भ्रष्टाचार के जो इतने आरोप लगे उस समय की तत्कालीन सरकार पे, वो भी किसी से छुपे नहीं है। हम ये भी कह रहे हैं कि आपदा धामी जी आए तब हुए, लेकिन जब एक सरकार को 5 साल का समय देने के बाद छठे साल और दूसरे टर्म में अगर हमारे लोग चुनकर गुजरे तो इनकी जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाती है। अच्छा, ऐसा हो सकता है जैसे गरिमा जी का डेलीगेशन और आपका डेलीगेशन कुछ सुझाव दे सरकार को कि आप आपदा में ये काम कर लीजिए अभी तुरंत? मैं एक सुझाव देना चाहूंगा सर इसमें, आपने जब सुझाव की बात करी। नहीं, आप ऑफिशियली एक लेटर हेड पर, आपके यहाँ संगठन में एक नेता है जो पहले कांग्रेस में संगठन संभालते थे, उनको बहुत अच्छा लिखित पढ़ाता आता है, मैं तभी कह रहा हूं, सुझाव लिखकर दे दिए ना, क्या दिक्कत? बिल्कुल दे देते हैं सर, लेकिन मेरा एक कहना है आपके राष्ट्रीय चैनल के माध्यम से, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि हमारे डॉक्टर साहब प्रवक्ता बैठे हैं बीजेपी से, इनको सबसे पहले ही अपनी पार्टी के जो मुखिया हैं, जिस जिले से आते हैं, उनको कम से कम ये सलाह जरूर दें कि वहां पे आप जो पीडब्ल्यूडी के अधिकारी हैं उनको पीटने का काम बंद करें, उनको डराने का काम बंद करें, उनको अगवा करने का काम बंद करें। क्योंकि अगर इस तरीके से जो राजेश भाई मुद्दे पर आइए ना, सुझाव क्यों नहीं दे रहे आप लोग? सर ये कल का मुद्दा है, मैं आपको कल की गरम बात बता रहा हूँ, पता नहीं आपके पास जानकारी आई नहीं है। नहीं, मेरे पास सारी जानकारी है, आप चिंता छोड़िए उस बात की। मैं सुझाव पर, मैं समस्या पर नहीं, सुझाव यही है, समस्या समाधान यही है। सुझाव यही है, जिस प्रकार से अधिकारियों पे 40% ये कमीशन का आरोप लगा रहे हैं, अगर ये कमीशनबाजी बंद हो जाती है, ठेकेदारों पे नकेल कसी जाती है, सड़कों को सही तरीके से, बुनियादी तरीके से बनाया जाता है, तो मैं ये समझता हूँ ना इस तरह की सड़कें बार बार टूटेंगी। क्योंकि करप्शन की भेंट चल रही है ना सड़कें, जो सड़कें हमारी 3 साल, 5 साल, 7 साल चलनी चाहिए थी, वो 6 महीना नहीं चल पा रही है। उसमें बार बार लोग आप हिट एंड रन वाली राजनीति मत करिए, ठीक, वो दिल्ली में चलती अच्छा है। अगर आपके पास प्रमाण है कि भैया इस ठेकेदार ने, इस व्यक्ति ने इतना पैसा दिया और इसने लिया है, तो ऑफिशियली नाम। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये इनके ही मुख्यमंत्री कह रहे हैं, हम तो उनकी बात को दोहरा रहे हैं कि इनके जो तत्कालीन मुख्यमंत्री रहे उस समय के, वो बोल रहे हैं मंच पे आके, हम तो उनकी बात को रिपीट कर रहे हैं। वसीम साहब, ये तैयारियों का मसला है। अब जैसे आपने 2013 में बताया कि ये अगर पहले से तैयारी करते तो ये स्थिति पैदा ना होती, अगर ऐसा होता तो ऐसा ना होता। आपने कहा कि एक मंत्री, आपदा प्रबंधन मंत्री, बैठक तक नहीं लेते आपदा को लेकर, एक भी सिंगल बैठक, और फिर हम कहते हैं कि आपदा को लेकर गंभीर है। नाम ले लूं सर, वसीम साहब, आप लोग आरोप लगाते थे ना, और भले ही उनको अपने साथ बाद में ले गए आप हैं, और वापस अब वो कांग्रेस में फिर आ गए, लेकिन हकीकत तो यही है ना सर कि आप जब विपक्ष में होते तब कहते हो कि हाय तौबा, आपदा को लेकर सरकार गंभीर नहीं, और जब आप खुद सरकार में होते तब आप कितने गंभीर हैं? मैं तिलक जी उसका पूरा उत्तर दूंगा, कृपया मुझे सुनिएगा। पहली बात तो यह कि जो प्राकृतिक आपदाएं हैं उनके बारे में सरकार के स्तर पर जो तैयारी होनी चाहिए, उस तैयारी में किसी प्रकार की कमी नहीं रहती। पहली बात तो यह है कि अलग अलग स्थानों पर अधिकारियों को नियुक्त किया गया, एक बात। दूसरा, आपदा के आने से पहले अगर कहीं हमें फोरकास्ट मिल जाते हैं तो टेक्नोलॉजी से हमने डेवलप किए हैं, तो आज हम अलर्ट जारी करते हैं जिससे कि जो संबंधित लोग सावधान हो जाते हैं। 2013 की केदारनाथ आपदा के बाद, उसके तुरंत बाद जब भाजपा सरकार थी तो प्रदेश में नैनी उस पर जो क्षेत्र में एक बड़ी भारी झील बन गई थी, और हमने तत्काल उसके बारे में जनता को अवगत करा दिया था, और गांव के गांव समय से खाली हो गए थे। ये तो शुक्र है कि नैनी झील खुद प्राकृतिक तौर पर खत्म हो गई और आगे पानी नहीं गया। तो ये जो ये तो शुक्र है कि जोशीमठ भी बच गया जी। और दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि चाहे डॉप्लर आपके हमारे रडार हो, चाहे हमारा BRO बॉर्डर और ऑर्गेनाइजेशन हो, और चाहे हमारे
सेना की सहयोग की बात हो, चाहे हेलीकॉप्टर्स की बात हो, चाहे स्वास्थ्य की बात हो, सब चीजों को लेकर के हमारी सरकार पूरी तरह से तत्पर रहती है। नहीं, अगर गरिमा जी, दिक्कत ऐसा आती है, क्या वाकई SDRF ऐसा नहीं है जो बात वसीम साहब कह रहे हैं? कह रहे हैं कि अगर कमी है तो कमी बताइए, कहां कमी है, उसको सुधार करेंगे। देखिए, वसीम साहब की जो सरकार है वो आधी तो कांग्रेस पार्टी के लोग चला रहे हैं और आधी ऐसे लोग चला रहे हैं जो कभी बरसात का ऐप जारी करते हैं तो कभी सड़कों का ऐप जारी करते हैं। सड़कों का ऐप जो है वो औंधे मुंह गिर गया। इन्होंने ऐप जारी किया, जनता से कहा कि सड़कों के गड्ढों के फोटो भेजो हमको। अब वो चल नहीं पाया, सक्सेसफुल नहीं हो पाया। आप बार बार कह रहे हैं कि इनको सुझाव दीजिए। ये सुझाव वेलकम कहाँ करते हैं किसी के? इनको चाहिए कहाँ सुझाव किसी के? तो इतने अहंकारी लोग हैं। पहले 57 का बहुमत मिला, अब 43 का बहुमत मिला, तो उसका जो जादू है इनके सर चढ़कर इतना बोल नहीं, रहा कोई है। बात नहीं, आप सुझाव दीजिए। सुझाव, वसीम साहब बहुत सज्जन व्यक्ति है, बुद्धिजीवी है, आप सुझाव दीजिए, वो इंप्लीमेंट करवाएंगे। और आपको बताऊं, सतपाल महाराज पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हैं। कल के समाचार पत्र में उनका बयान छपा था कि पीडब्ल्यूडी के टेंडर जो हैं, नहीं, पीडब्ल्यूडी के जो काम हैं वो बिना टेंडर के हो रहे हैं और जिन लोगों ने, ठेकेदारों ने काम किया है उनका भुगतान नहीं हो रहा है। तो समझ से परे है कि इस सरकार में उस विभाग को आखिर चला कौन रहा है? अगर मंत्री इतनी बड़ी बात कह रहा है तो विभाग इनके वहां चला कौन रहा है? एक अदृश्य शक्ति लग रही है। और हसीन साहब को, कांग्रेस को गालियां देनी है, बाकी सारे मुद्दे पड़े गालियां देने के लिए। अब आज गरिमा जी सुझाव दीजिए ना। एक मिनट से लगी। आज ड्रेनेज सिस्टम फेल हुआ है, उसके लिए 6 साल पहले कांग्रेस जो सत्ता में रही उसको गाली दोगे? ड्रेनेज सिस्टम आज का फेल हुआ है आपका। महामहिम राज्यपाल के कार्यक्रम में घुटने घुटने तक पानी, भाजपा के तमाम कार्यक्रमों में पानी, भाजपा के प्रवक्ता कक्ष में पानी, और उसके बाद भी हमें मस्करी सूझ रही है। हनी पाठक को अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत है, देवेंद्र भसीन को अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत है। गरिमा जी सुझाव दीजिए ना। सुझाव यही है कि उत्तराखंड जैसा जो प्रदेश है, बहुत गरीब प्रदेश है, बहुत छोटा प्रदेश है, बहुत विषमताओं वाला प्रदेश है, तो केंद्र सरकार को चाहिए कि हम पर दया दृष्टि करें और जो माननीय हरीश रावत जी अपनी सरकार के समय से जो टेक्नोलॉजिकली साउंड चीजें मांग रहे थे, यहाँ से भी अतिवृष्टि से बचा जा सके, पूर्वानुमान लगाया जा देवेंद्र जी, वो सके। कौन सी ऐसी चीजें मांग रहे थे हरीश रावत जी, अगर थोड़ा ज्ञानवर्धन कर पाए, जो आप लोगों ने उपलब्ध नहीं करवाई? ये तो गरिमा जी बताएंगे ना कि क्या मांग रहे थे। गरिमा जी बताइए क्या मांग रहे थे। हम तो जो कर रहे हैं बता रहे हैं आपसे। और विश्व राजेश जी ने जो एक बात कही, इनको नहीं ज्ञान होगा। नहीं, ये हमारी सरकार में भी ऐसे ही थे, झींगा मस्ती चल रही थी, अपनी सरकार में भी झींगा मस्ती चल रही है। 10 लोग खाली योजना पूरा करने के लिए चैनलों में आ जाते हैं, पता नहीं। लेकिन मैं माननीय हरीश रावत जी ने रडार सिस्टम, डॉपलर सिस्टम और जो एक्यूरेट बता सके कि किस क्षेत्र में कितनी बारिश होने वाली है, उसका पूर्वानुमान लगा सके, ऐसा मोदी सरकार से मांगा था कि कम से कम हमारे जैसे प्रदेश जो सीढ़ीनुमा खेत हैं, जहाँ जहाँ जिस तरह का हमारा परिस्थितियां हैं, जिसका आपदा से राजेश भाई जो बात गरिमा जी कह रही हैं कि हरीश रावत जी ने कुछ ऐसी तकनीक मांगी थी केंद्र सरकार के सहयोग से, वो उपलब्ध नहीं करवाई गई थी, आपके संज्ञान में है कोई ऐसी तकनीक? सर मेरी जानकारी में तो ऐसा नहीं है। नहीं है। अच्छा, अब क्या सुधार होना चाहिए? मैं 2-3 बातें इसमें कहना चाहूंगा सर, अगर आपने मेरे से पूछा है तो। जी, मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूं, प्रदेश के अंदर जिसकी सरकार भी हो, चाहे वो किसी भी पार्टी की सरकार इस प्रदेश के अंदर हो, सबसे पहले हमने एक जगह पे ना थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शन रखनी होगी कि जो भी पार्टी का पदाधिकारी किसी संवैधानिक पद पे इस प्रदेश के अंदर हो, उसके परिवार के किसी भी सदस्य को वर्तमान में प्रदेश के अंदर ठेका नहीं मिलना चाहिए। एक बात। दूसरी बात, आप देखिए, जो प्रैक्टिकल हो ना वो बात बोलो प्लीज। सर, अभी फिर मैं नाम लेना शुरू करूं फिर दिक्कत हो, उसको मेरा अच्छा नहीं लगता। सर आपने सुझाव मांगा, हम अपनी नहीं, बात करते जो प्रैक्टिकल है वो बात बोलो ना। सर अब ये वाली बात थोड़ी ना कि ये भी चोर है, ये भी चोर है, ये भी चोर है, हम मुझे छोड़ के सब चोर है। हमने वो नहीं कहा, और फिर शाम को कहते हो कि सविनय निवेदन है आपका छोटा भाई, माफ कर दो जी। नहीं, मेरा वो मतलब नहीं है सर। ये विषय मत हो रहे, ये कि भैया उसका रिश्तेदार है, ठेका उसको दे दिया, ये किस पार्टी में नहीं होता? आज जो हो रहा है किस पार्टी में नहीं होता? दिल्ली में नहीं है सर। दिल्ली में ऐसे कौन है जो मंत्री का आदमी है, मंत्री का पति है, मंत्री का भाई है, मंत्री का भतीजा? मुझे बताइए। मंत्री पर ही आरोप है और मंत्री जेल में है। मंत्री पे आरोप इस वजह तो ये विषय मत छेड़ो प्लीज। नहीं, मैं एक बात कहना चाहता हूँ सर प्लीज, मैं एक बात आपकी कहना चाहता हूँ, सुनता हूँ।
नहीं, मैं आपसे सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं। मेरा निवेदन है, आपने बार बार मंत्री की बात करी, ये भी आप भली बात ही जानते हैं कि अगर मंत्री भ्रष्टाचार की वजह से पीछे होता तो भी आज पार्टी इस बात को समझने को तैयार थी। वो भ्रष्टाचार की वजह से पीछे नहीं है, इसलिए हमें दुख हो रहा और इसलिए हम पक्ष ले रहे हैं उनका। भ्रष्टाचार के तो लोग बहुत सारे हैं जिनको ये आज भी सीबीआई ईडी उनके पीछे नहीं लगा रहे हैं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, जहां पे भी आपदा आती है जेसीबी की टीम्स को मुद्दे पे आइए, वरना फिर ये दिक्कत। केजरीवाल जी ने कहा आज दिन रविवार, कल सोमवार, कल इतने बजे और इस समय इतने वक्त पर गिरफ्तारी हो जाएगी, ठीक, और ये वाले मंत्री की गिरफ्तारी होगी। फिर अगली बार दिन मंगलवार इतने बजे इतनी गिरफ्तारी हो जाएगी। सर दिल्ली में सर बाबा बागेश्वर से ज्यादा तेज तो आप लोग हैं कि आपको पता चल जाता कि कब कब गिरफ्तारी हो रही है आपके मंत्रियों की। सर अब छोड़ो उस बात को, मुद्दे पे आओ। सर हम ये कह रहे हैं, अभी आपने आपदा वाली बात करी, चलिए उस पर आपकी बात को मैं रखता हूँ। आपदा में मैं ये चाहता हूँ, जिस तरीके से भौगोलिक स्थिति हमारे प्रदेश की इस समय बनी हुई है, एसडीआरएफ की टीम को जनपदों पे अधिक संख्या में रखा जाए और जो जेसीबीज जहां जहां पे मार्ग अवरुद्ध होते हैं वहां के लिए जेसीबीज रेडिली अवेलेबल नहीं होती है। अगर मेरी वहां से कोई सड़क आने वाली कनेक्टिंग है 40 से 50 गांव को कनेक्ट करती है, तो वो जो जब वहां पे आपदा में भूस्खलन होता है तो जेसीबीज अवेलेबल नहीं हो पाती है। गरिमा जी बहुत अच्छी बात बोली है राजेश, मेरे को लगता है बसीन साहब इस पॉइंट को नोट करना चाहिए और आपको सरकार को सलाह देनी चाहिए। बहुत अच्छी बात। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, सुझाव की हमेशा वेलकम होना चाहिए। बहुत अच्छी बात, प्लीज राजेश भाई। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, 2021 की जो आपदा मैंने उत्तराखंड में देखी, क्योंकि चुनाव लड़ रहा था तो गांव गांव जा रहे थे, हमने ये देखा कि कई किसानों की नालियों के हिसाब से जमीन जो उसमें बह गई, उसमें जो मुआवजा सरकार ने दिया वो पीड़ादायक मुआवजा था। इन्होंने मुआवजा क्या दिया? 1200 रुपए का चेक, 3000 का चेक। उसके लिए भी उस किसान को वहां पे ब्लॉक में जाके मिन्नतें करनी पड़ी, तब 1200-3000 के चेक। यानी जो आपदा से प्रभावित है उनको तुरंत राहत पहुंचाए, ये भी एक महत्वपूर्ण पहलू है। गरिमा जी पहले आप, गरिमा जी प्लीज 10 सेकंड गरिमा जी के पास। बहुत अच्छी बात कही आप। देखिए, अव्यवस्थाएं इसलिए हो रही हैं क्योंकि विधायिका में और कार्यपालिका में कोई समन्वय नहीं है, सामंजस्य नहीं है। अधिकारी और कर्मचारी बिल्कुल काम करने के लिए तैयार नहीं है, मंत्रियों की सुनने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए खामियाजा उत्तराखंड भुगत रहा है। मेरा सुझाव ये है कि सारे विभागों की बैठक मुख्यमंत्री लें और उनसे कहें कि सामंजस्य के साथ एक सड़क को एक ही बार खोदा जाए। जितने विभागों को उस सड़क में काम है वो एक साथ कर लो भैया। होता यहाँ ये है, 2 महीने तक सड़क खुदी रहती है। क्या काम चल रहा है? विद्युत विभाग का काम चल रहा है, फिर वो सड़क विद्युत विभाग बना देता है, फिर वो सड़क खुद जाती है। मेरी एक दरख्वास्त है आप दोनों से, आप दोनों बहुत काबिल प्रवक्ता हैं। अब कौन किस विषय में कहां बैठक कब कैसे ली वो एक अलग पार्ट है। आप लोग एक छोटा सा सुझाव जो है अपने लेटर हेड पे, आपके प्रदेश अध्यक्ष बहुत काबिल हैं, उनसे गुजारिश करिए, और आप भी अपने संगठन के नेता हैं, उनसे गुजारिश करिए, कम से कम सुझाव जाने चाहिए सरकार के पास। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का, बसीन साहब आपका भी, गरिमा जी आपका भी, और राजेश भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपदा और उत्तराखंड का पुराना नाता, लेकिन क्या इस पर हो रही सियासत शांत होगी? नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।